मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सभी को राम राम। और सभी लोग जुड़ जाएं एक बार। जो जुड़ने के बाद आप लोग एक बार कम से कम हमारे कहने से एक बार शेयर कर दिया करिए, जिससे कि जो बच्चे आना चाहते हैं वह आ जाएं। इसके बाद हम आपको कभी बीच में कहते ही नहीं है कि आप शेयर किया करिए। बस दोस्तों, आप लोग अगर अगर आप लोग को लगता है कि सर की मेहनत अच्छी है और यह प्रश्न हमारे काम के हैं, दोस्तों हम आपको विश्वास दिलाते हैं यह सारे के सारे प्रश्न कहीं न कहीं पूछे गए हैं और आगे आने वाले चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप यूपी टेट, सी टेट, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, रेलवे का कोई सेक्शन हो, कोई एग्ज़ाम हो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, यहीं से प्रश्न आएगा 100% गारंटी के साथ कहते हैं दोस्तों। लेकिन आप डेली इस क्लास को 9 बजे फॉलो करिए। अभी तक हम लोग 11 टेस्ट कर चुके हैं। आज का यह टेस्ट 12वां टेस्ट है। जो बच्चे नए हैं उनसे विनम्र विनती है, भैया निवेदन है कि आप लोग कर सकते हैं जाकर प्लेलिस्ट में आके। साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बना है और बाकी के क्लास भी होते हैं, आप उसे भी फॉलो करेंगे, चाहे करंट अफेयर के हों, चाहे स्टैटिक जीके के हों। चलिए, आज का पहला प्रश्न है दोस्तों। पहले तो यह बता देते हैं हम आपको, आज का सारा जितना प्रश्न लिया गया है वह सब के सब प्रकाश चैप्टर से हैं, लाइट चैप्टर से हैं। इसके आगे भी लाइट चैप्टर से 3-4 दिन तक क्वेश्चन चलेंगे। इसके बाहर शायद ही कोई प्रश्न आए, है ना। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर दीजिए पहले, फिर उसके बाद हम आंसर बताते हैं। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है, आप यह बताएंगे। दोस्तों देखिए, जो दूरदृष्टि दोष जिनके पास होता है, आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए, उनको उत्तल लेंस लगाने की जरूरत पड़ती है। दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है साथियों, दूर की चीज़ें तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, है ना, और पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, तो उसे बोलते हैं दूरदृष्टि दोष का होना। और उस समय जो दृष्टि बद्ध होता है, उसे हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों, कौन सा लेंस देते हैं उसके चश्मे में दोस्तों, उत्तल लेंस लगा होता है ना, याद रखेंगे साथी। दोस्तों, व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है, यानी कि यह तो सही है। इसमें पूछा गया नहीं, तो बताइए, यह तो सही है हमारा ना, देख सकता है भाई दूर की चीज को। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, भाई यह भी सही है, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट से पिंडों के प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है दोस्तों, यह भी जाहिर सी बात है। दूरदृष्टि दोष का मतलब जो रेटिना है हमारा, जहाँ पे हमारी प्रतिबिंब बनती है आंख की, उल्टा और दोस्तों उल्टा और वास्तविक इमेज बनता है हमारे रेटिना पर, हमारे आंख के पटल से जाकर रेटिना पर उस उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वही प्रतिबिंब अगर पीछे बनने लगता है रेटिना के, तो दूरदृष्टि दोष हो जाता है। और वही प्रतिबिंब अगर रेटिना के पहले बन जाता है, फोकस उसका पहले हो जाता है, तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे, मतलब यह भी सही है। अब इसमें देखिए, जो डी ऑप्शन दिया है यही हमारा गलत है, यानी कि यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस दोष के ठीक करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते नहीं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं, हमने पहले पढ़ लिया। नहीं, यानी कि यह प्रश्न गलत है, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा, डी। लगा लेंगे आप, राइट आंसर क्या होगा, डी। चलिए, आपको हम व्याख्यान करते चल रहे हैं और एक्सप्लेनेशन, आप जिसको नहीं पता है इसके बारे में, एक्सप्लेनेशन को लिख लिया करिए, अन्यथा 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे, अपने आप खुद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग करते हैं साथियों, तो आप बता देंगे। भैया बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न आते हैं, निकट में कितने वर्ड हैं, 3 वर्ड हैं। अवतल में कितने वर्ड हैं, 4 वर्ड हैं। यह बात आप याद रखेंगे। जब अवतल में 4 हैं और निकट में 3 है, तो 3 वाला किसके पास जाएगा, 4 वाले के पास जाएगा। और दूर में कितने वर्ड हैं भैया, 2 वर्ड हैं। उत्तल में कितने वर्ड हैं, 3 वर्ड हैं, तो 2 वाला किसके पास आएगा, 3 वाले के पास आएगा। इस तरह याद कर लेंगे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में क्या क्या यूज होता है। फोटोग्राफिक जो प्लेट होते हैं दोस्तों, उनको विकसित करने में, याद रखेंगे, बेहतरीन प्रश्न साथियों, यह सोडियम थायोसल्फेट अपचायक की भांति उपयोग किया जाता है। जो सोडियम होता है ना, वह थायोसल्फेट अपचायक की भांति, अपचायक और उपचायक क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यह चीज़ें हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस जरूर करेंगे। इस पर प्रश्न अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया है, कल या परसों वाले प्रश्न में। जो बच्चे देख रहे होंगे तो अच्छी बात है, अन्यथा आप लोग रिवीजन करते हैं तो बेस्ट रहेगा। साथ ही रिवीजन पे ध्यान दीजिए ज़्यादा, और यह चीज़ें आपके डेली क्लास 9 बजे आती ही है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बता देंगे आप, ए हो जाएगा, यानी कि सोडियम थायोसल्फेट अपचायक की भांति उपयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो इस पर यह सोचा करिए कि अगली बार अगर यह प्रश्न सामने आया तो फोड़ डालेंगे इस प्रश्न को, इस प्रश्न को छोड़ना नहीं है। अगर गलत करते हैं तो, अगर सही कर रहे हैं तो बढ़िया है, आपके लिए भी बेस्ट है, हमारे लिए भी बेस्ट है कि हमारे स्टूडेंट कुछ तो कर रहे हैं। ठीक है, बेहतरीन प्रश्न आ गया। इसमें हम आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है, यानी कि सबसे दूरी
वाला तरंगदैर्ध्य वाला कौन होता है भैया? बताएंगे लाल वाला होता है, लाल कलर। देखिए विविग्योर में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। सबसे नीचे वायलेट होता है, फिर उसके बाद इंडिगो होता है, विविग्योर, फिर उसके बाद दोस्तों बी यानी कि ब्लू होता है, ब्लू के बाद विविग्योर, विविग्योर जी होता है, ग्रीन होता है, फिर उसके बाद येलो होता है, विविग्योर वाई ओ ऑरेंज होता है योर, फिर उसके बाद रेड होता है। देख लीजिए सही है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कलर हो गए। अब देखिए जो सबसे ऊपर है दोस्तों वह प्रिज्म पर सबसे कम फैलेगा। यह याद रखिए, जब सबसे कम फैलेगा यानी कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा साथियों उसी का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि नीचे से ऊपर जाते वक्त क्रम में याद रखेंगे, नीचे से ऊपर जाते वक्त वेवलेंथ बढ़ेगा और ऊपर से नीचे आते वक्त साथियों आपका ऊर्जा बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इस चीज़ को याद रखें, मतलब कि आवृत्ति बढ़ेगी और ऊर्जा बढ़ेगा और फैलने का जो फैलता है ना, जो सबसे ज़्यादा फैलता है कौन फैलेगा? जो सबसे ज़्यादा किरण फैलेगी मतलब दूर तक नहीं जाएगी, जाहिर सी बात है वेवलेंथ कम होगा। मतलब कि जो हमारा कह लीजिए फैलाव है किसका सबसे अधिक होगा दोस्तों? बता देंगे आप, बैगनी का होगा, फिर उसके बाद आपका जामुनी का होगा, इस तरह क्रम से घटता चला जाएगा। यानी कि सबसे नीचे वाला सबसे ज़्यादा फैलेगा, इस वजह से इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। आप देखते होंगे साथियों कि जो रेलवे ट्रैफिक हो गया, जो प्लेटफॉर्म्स हो गए, रेलवे प्लेटफॉर्म हो गए, आपके जो एयरवेज हो गए साथियों, जहाँ पे वायुयान वगैरह उड़ते हैं, जहाँ पर खतरे का निशान होता है, वहाँ पर रेड कलर इसी वजह से लगाया जाता है ट्रैफिक साइड पे कि लोगों को दूर से ही दिख जाए। क्यों? क्योंकि वो उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है भाई, ट्रेवल ज़्यादा करता है, फैलता कम है, इस वजह से। यानी कि राइट आंसर इसका रेड हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? बताइए क्लियर हैं तो आगे चलते हैं साथियों। देखिए आप लोग का जवाब देने का मतलब है टाइम वेस्ट करना। आप लोग को किसी दिन हम मौका देंगे बात करने का, जिसमें हम आपके सामने आकर बात करेंगे। आप खूब क्वेश्चन करिएगा, खूब क्वेश्चन करिएगा। आप ही लोग बता दीजिए किस दिन आया जाए, इस संडे को आया जाए साहब, लाइव चैट बात किया जाए या फिर कब बात किया जाए, आप लोग खुद बताइए साथियों। और इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो हीरा चमकदार दिखाई देता है, भाई हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? पता है क्यों दिखाई देता है साथियों? बताइए तो पहले पहले आप लोग कुछ सोचिए, अपने से सोचिए, हीरा क्यों चमकदार दिखाई देता है? आखिर कारण क्या है हीरा के चमकने का भैया? तो बता देंगे साथियों, हीरा चमकता है इस वजह से सर क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन सर क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब यह होता है साथियों कि जितने भी किरण होते हैं अगर किसी माध्यम में टकराते हैं तो उसी माध्यम में वापस चला जाना। जब ऐसी क्रियाएं, ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं तब याद रखेंगे दोस्तों, उस समय जो आने वाला किरण होता है आपका आपतित किरण होता है और जाने वाले किरण से उसका एंगल छोटा हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। अगर यह 90 डिग्री पे जाता है तो इसे ही बोलते हैं क्रांतिक कोण। अगर यह पूरा जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में चली जाती है प्रकाश की किरणें, इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन साथियों। आप लोग देखते होंगे मृग मरीचिका, या फिर आप लोग खुद फील किए होंगे कभी बाइक या फिर स्कूटी चलाकर कहीं आए गए होंगे तो धूप का मौसम में आप देखे होंगे कि आपके सामने कुछ दूर सड़क या फिर रोड क्या चमकीला चमकीला दिखाई देता है। आप लोग को लगता है अगर बारिश हो ही नहीं रही है तो यहाँ पे बारिश क्यों दिख रहा है? जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो लगता है अरे ये तो हमारा भ्रम था, मतलब यहाँ पे बारिश तो है ही नहीं, मतलब चमक रहा था। दोस्तों चमकने का कारण यही होता है कि जो भी किरणें प्रकाश की आती हैं अर्थ पे और उसी जगह से सीधा का सीधा उसी माध्यम में दोस्तों उसी एंगल से वो बाहर निकल जाती हैं। इस प्रकार की किरणें दोस्तों क्या कहलाती हैं बताएंगे? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण होता है। इस वजह से हमको सारी चीज़ चमकीली दिखाई देती हैं। जहाँ पे बालू है, जैसे आप नाव अगर चलाते हैं तो ठंडी के मौसम में जहाँ पे बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है तो जो नावक होता है दोस्तों, नायक, उसको क्या लगता है कि हमारी जहाज़ उल्टा है, दूर से देखने पर किसी को उल्टा दिखेगा। तो ये सब सारी घटनाएं होती हैं पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। इसी वजह से आपका जैसे कि अगर बोले प्रकाशिक तंतु जो होता है दोस्तों वो भी पूर्णांतिक परावर्तन पे ही काम करता है ना, याद रखेंगे। और जो आपका हीरा चमकता है यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर सामूहिक आंतरिक परावर्तन, यानी कि इसमें जब प्रकाश इंटर कर गया तो ये निकलता ही नहीं, ये लड़ता रहता है ना, इस तरह से याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस के बने होते हैं दोस्तों? जो हम लोग पढ़ने में लगाते हैं भाई, जो हम लोग पठन में जो लेंस लगाते हैं वो ग्लास में जो लेंस लगाते हैं किसका बना होता है साथियों? उत्तल लेंस का बना होता है। ये बात याद रखेंगे, साधारण नहीं होता है। भले आपकी आंख में पानी वगैरह गिरते हो तो आप जीरो डायोप्टर के लेंस लगाते हो, मतलब उसमें कोई भी डायोप्टर नहीं होता है, जीरो होता है, तो वो भी उत्तल लेंस का ही बना होता है साथी। आप याद रखेंगे वो उत्तल लेंस का ही बना होता है, भले उसका जीरो होता है, एफिशिएंसी उसकी जीरो हो सकती है ना। चलिए नेक्स्ट, देखिए जो पानी में दोस्तों बुलबुले बनते हैं, हम आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताते हैं। देखिए जैसे देखते हैं जब बारिश होती है तो बारिश में बुलबुले बन जाते हैं, या फिर आप खुद कपड़े वगैरह जब साफ करते होंगे तो बुलबुले बनते हैं। वो बुलबुले में कौन सा लेंस होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बताएंगे दोस्तों अवतल लेंस होता है। ये चीज़ याद रखेंगे, अवतल लेंस होता है, उत्तल नहीं बताएंगे कभी भी, अवतल बताएंगे, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश, दोस्तों देखिए हम आपको दो चीज़ यहाँ बताते हैं। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आंतरिक परावर्तन होती है। पहले ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लीजिए। अब परावर्तन के भी दो नियम हैं, है ना। अब देखिए हम आपको बताते हैं, अगर यह सरल माध्यम ले लें, सॉरी ये हम ले लेते हैं आपका सरल माध्यम, मतलब कि विरल, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, इसको हम सही से लिखते हैं छोटे में। तो उसमें यह कोई मान लीजिए आपका माध्यम है, ये ऊपर कोई अलग माध्यम है, नीचे कोई अलग माध्यम है। अगर यहाँ पे हम विरल माध्यम ले लेते हैं, विरल, विरल मतलब कि हवाएं दूर दूर हैं, मान लेते हैं हवा है, और नीचे हमने पानी ले लिया, यानी कि सघन माध्यम ले लिया। याद रखेंगे साथी, इस तरह के हम बनाकर आपको समझा रहे हैं, आप समझ जाओगे खुद। देखिए अगर प्रकाश की किरणें इस माध्यम में आती हैं तो यहाँ पर एक नॉर्मल क्रिएट होगा जिसे हम बोलते हैं अभिलंब। अगर विरल से सघन में आ रही है, अगर विरल से सघन में आ रही है दोस्तों, याद रखिए जाना चाहिए इसे इस प्रकार से। लेकिन अगर ये विरल से सघन में आ रही है साथियों, तो ये अपने मार्ग से मतलब कि विचलन होकर अभिलंब की तरफ झुक जाती है। यह बात याद रखेंगे, जब विरल से सघन में आएगा। यही क्रिया जब सघन से विरल में जाएगी कोई किरण, अगर हम सघन यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे विरल ले लेते हैं, इस प्रकार से जब कोई प्रकाश किरण यहाँ पे आएगी तो यहाँ पर एक अभिलंब बनेगा। अब क्या होगा, जाना चाहिए इसे इस प्रकार से, लेकिन विरल माध्यम में आ रही है सघन से, तो यह इस प्रकार से ऐसे चला जाता है। अब सघन से विरल में आना ही आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कुल आंतरिक परावर्तन का ही कारण बनता है साथियों। याद रखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में आती है तो यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण बनता है। अब आप खुद देखिए इसमें कौन सघन है कौन विरल है, प्रश्न में बताइए। हीरा ज़्यादा सघन है कांच से, बताइए। हीरा तो ज़्यादा सघन है भैया ना, हीरा कठोर होता है, कांच थोड़ा सा तरल होता है, यानी हीरा सघन, यानी कि पहला तो हमारा राइट आंसर यही हो गया भैया, बस यही है हमारा राइट आंसर। अब दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चेक करना है आपको, अभी आप एग्जाम में नहीं बैठे हो तो चेक कर सकते हैं। देखिए हमने क्या बताया कि सघन से विरल में आएगा तभी जाके हमारा कुल आंतरिक परावर्तन होगा। तो हमको तो पहले ही मिल गया, हीरा हमारा सघन है कांच से, यानी कि राइट आंसर तो हमारा ये होगा। अब बताइए जल से कांच में, जल सघन है क्या, नहीं ना, विरल है ना। विरल से जब सघन में आ रहा है तो मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब वायु सघन है क्या, नहीं, जल सघन है, तो वायु से जल में आएगा मतलब ये भी हमारा सघन नहीं है, ये भी राइट आंसर नहीं होगा। वायु से कांच में आ रहा है, भाई वायु विरल से सघन में आ रहा है ना, तब यहाँ भी पूर्णांतिक परावर्तन नहीं होगा। मतलब कि जब सघन से विरल में आएगा तभी पूर्णांतिक परावर्तन होगा, राइट आंसर ए होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है साथियों। हम आपको बता तो रहे हैं 5000 प्रश्न करवाएंगे, और कुछ एकाध हो सकता है रिपीट मिल जाते हैं प्रश्न, आपको रिपीट मिल जाएंगे तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन वह प्रश्न कहीं ना कहीं 2 से 3 बार आए रहे होंगे तभी हम उसको रिपीट करेंगे, ये बात दिमाग में रखिएगा। अन्यथा हम रिपीट नहीं करने वाले हैं कोई प्रश्न, और आपको अगर रिपीट लगता है तो आप खुद जाके पीछे क्लास चेक करिए पहले, है ना, कन्फ्यूज में मत रहिए। देखिए अगला प्रश्न पढ़िए, ध्वनि के पुनर्उत्पादन के लिए सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। ध्वनि का पुनर्उत्पादन करने के लिए दोस्तों, सीडी जो आता था ना पहले, सीडी ऑडियो जो घर में लगा के हम लोग वीसीआर वगैरह में देखते थे, तो उसमें सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है, क्या क्राटर्स क्रिस्टल प्रयुक्त होता है साथियों। ये डायरेक्ट रटने वाला प्रश्न है। टाइटेनियम नीडल प्रयुक्त होता है क्या, लेजर बीम प्रयुक्त होता है क्या, क्या बेरियम टाइटेनियम प्रयुक्त होता है क्या, क्या प्रयुक्त होता है साथियों, आपको बताना है, बताइए क्या प्रयुक्त होता है। तो उसमें बता देंगे, इसमें प्रयुक्त होता है सर लेजर बीम। याद रखेंगे साथियों, लेजर बीम के माध्यम से जो सीडीओ ऑडियो प्लेयर होता है वह ध्वनि का पुनर्उत्पादन करता है। नेक्स्ट, प्रकाश तंतु, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है साथी, लाजवाब जिसे बोलते हैं, बेहतरीन प्रश्न है हम तो कहेंगे। यही प्रश्न भी हमने आपको समझाया है, अब आप खुद आंसर दोगे इसका। प्रकाश तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अभी हमने पहले प्रश्न में ही इसका जिक्र किया है साथियों, बता देंगे। प्रकाश तंतु हो, चाहे आपका मृगमरीचिका हो, चाहे आपका आपका क्लैडिंग हो, या फिर एक गेम होता है क्लैडिंग करके, अगर आपका मतलब अगर आप रोड पे जा रहे हो तो रोड की आगे की चीज़ें चमकदार दिखाई दें, या फिर आप मछली पकड़ें तो मछली ऊपर दिखाई दें, ये सब किसका कारण है भाई, है ना, किसका कारण है, सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है साथियों, आप इसे याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस वस्तु की त्रिविमीय प्रतिरूप, या किसी व्यक्ति या फिर वस्तु की त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकिता, यहाँ पे अंकिता लिख दिया गया, देखिए इसको सही करिएगा, अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है। भैया यहाँ पे अंकिता नहीं अंकित होगा, सही करिएगा। अंकित या फिर पुनरावृत्ति करने के लिए तकनीक कौन सा, अगर आपने कभी मूवी देखने गए हैं भैया हॉल वगैरह में, है ना, तो आपको पता है जब आप 3D मूवी देखते हो, 3D मूवी देखने गए हो कभी, अगर मान लीजिए कोई हॉलीवुड का आ रहा है मूवी, तो उसमें 3D ही देखने में मज़ा आता है, हॉलीवुड वाले में, है ना, तो उसमें आपको एक ग्लास देता है, जो वहाँ का रहता है, ग्लास देकर आपसे कुछ पैसे ले लेता है, और आप जब उसे ग्लास वापस करते हैं जाते समय जब मूवी देखकर, तो आपको पैसे वापस करता है, उसे बोलते हैं होलोग्राफी। दोस्तों क्या बोलते हैं, होलोग्राफी बोलते हैं, ग्लास में लगा होता है होलोग्राफी, आप याद रखेंगे साथियों, यही राइट आंसर है। त्रिविमीय प्रतिरूप को देखने के लिए, पुनरावृत्ति करने के लिए दोस्तों होलोग्राफी का यूज करते हैं। नेक्स्ट, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। भाई बेहतरीन प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न, सारे साथी सबके सब लाजवाब प्रश्न है।
आप बेहतरीन तरीके से बस एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, हमको पूरा का पूरा हमारा यही मानना है। बस आप फॉलो करते रहिए सारे क्लासेस को बेहतरीन तरीके से। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी वस्तु का सॉरी साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का दोस्तों चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है भैया? बताइए किसका परिणाम है दोस्तों? बता देंगे भाई, बहुलित परावर्तन का व्यतिकरण का परिणाम है। अब देखिए यहाँ पर यह सर क्या होता है दोस्तों? परावर्तन तो समझ में आ ही रहा है ना, अब व्यतिकरण समझाना है। देखिए जैसे आप कभी देखते होंगे कि बाल्टी के पानी में, गिलास के पानी में चमकते हुए कुछ पदार्थ गिरे होते हैं, या फिर तैलीय पदार्थ आ जाते हैं, तो तरल मतलब ऊपर लगता है कि जो तैलीय पदार्थ है वो चमकने लगता है। अब यही घटना दोस्तों, तेल जो है पानी से अलग होकर चमकदार रूप से चमक रहा है 7 रंगों में, जितने भी रंग उसमें हैं, यही व्यतिकरण है, इसे ही व्यतिकरण कहते हैं। और एक होता है ध्रुवण और एक होता है विवर्तन। विवर्तन का मतलब प्रकाश की किरणें जब किसी माध्यम से टकराती हैं तो उस माध्यम से टकराने के बाद अपना रास्ता बदल लेती हैं। प्रकाश किरणें, केवल प्रकाश किरणें में 2 प्रकार की किरणें होती हैं दोस्तों। प्रकाश द्वैतीय प्रकृति का होता है, उसमें कण के रूप में भी प्रकाश चलता है और तरंगों के रूप में चलता है। तो कण वाला नहीं, केवल तरंग वाले की बात हो रही है। तरंग वाला जो प्रकाश होता है साथी, वह किसी भी माध्यम से, किसी भी दीवार से या फिर किसी भी सरफेस से, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वो अपना रास्ता चेंज कर लेता है। बस इसी को कहते हैं भैया क्या? विवर्तन। अब ध्रुवण समझाते हैं। जैसे आप कभी जाते होंगे, आपने क्लैडिंग सुना होगा, आपने देखे होंगे कार वगैरह में शीशे के सामने जो चालक होता है वह गत्ते के रूप में, एक तरह से मैग्नेट के रूप में एक एयर बैग चिपका लेता है, जिससे कि आने वाले सामने से जो प्रकाश की लाइट है या फिर धूप वाला सन की लाइट है उसके आँख में न पड़े। जब आँख में पड़ जाएगा तो चौंकिया जाएगा, भाई कैसे गाड़ी चलाएगा, है ना? समझ रहे हैं ना? चोरी लगने लगेगा उसे। तो बस इसी घटना को दोस्तों हम क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं, याद रखेंगे। तो ध्रुवण भी समझ लिए, विवर्तन भी समझ लिए, व्यतिकरण भी समझ लिए, और यह इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं साथियों, क्योंकि 25 प्रश्न हैं पूरे। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। भाई देखिए, जाहिर सी बात है, अभी तो हमने बताया आपको लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जो लाल प्रकाश होता है साथियों, इसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करता है। जब ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा तो मतलब क्या भैया, हम खतरे से बच जाएंगे, हमको दूर से ही दिखाई देगा सारी चीज़ें। जब जहाज वगैरह लैंड करती है साथी, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, हेलीकॉप्टर जब लैंड करते हैं तो उनको यही संकेत दिया जाता है। अगर लाल जला दिया गया तो उसे दिखेगा नहीं। समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पे खतरे का निशान है भाई साहब, यहाँ पे नहीं उतरना है। समझ रहे हैं? इस प्रकार से होता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं तरंग दैर्ध्य के हिसाब से। जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है वही दूर तक हमें दिखाई देगा, दूर तक ट्रेवल करेगा, फैलेगा नहीं रास्ते में, और एनर्जी कम होगा उसका। जो ज़्यादा फैलेगा, जैसे बैगनी किरण ज़्यादा फैलता है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी, वह ज़्यादा फैलेगा, वह हमको देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसे, है ना? इस चीज़ को याद रखेंगे साथी। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? हवा द्वारा इस अवशोषण क्या होगा? कम होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा साथी? बताइए तो। खतरे के संकेतों में इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्या यह सही है? बताइए। 18वें का राइट आंसर, सॉरी 12वें का राइट आंसर क्या होगा साथी? इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है साथी। यही तो सही है ना? प्रकीर्णन भैया कम होगा तभी तो ट्रेवल करेगा। आप खुद सोचो, प्रकीर्णन कम होगा तभी तो वो नहीं फैलेगा। चलिए नेक्स्ट। प्रकीर्णन का मतलब फैलना होता है, फैलना नहीं है। मतलब प्रकीर्णन कम होता है मतलब दूर तक जाता है। टेलीविजन संकेत सामान्यतः एक दूरी के आगे प्राप्त नहीं होता है, कारण क्या है साथी? बताइए। बेहतरीन ये प्रश्न है, सारे बच्चे गलत करेंगे, शायद ही कोई सही कर दे। बताइए कौन सही करता है इसको, देख लेते हैं हम भी। कौन सही कर रहा है भैया, उसको इनाम दिया जाएगा। बताइए कौन सही कर रहा है इसको, देखते हैं कौन सही करता है। जो सही करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। बताइए। पृथ्वी की वक्रता के कारण साथियों, आपको पता है आपकी पृथ्वी गोल है। अब गोल है तो पृथ्वी आपकी घूमेगी। आप अगर कोई सैटेलाइट अगर लॉन्च करते हो तो यहाँ पर मान लीजिए पृथ्वी के चारों तरफ वो सैटेलाइट भी घूमती है। जिस प्रकार से पृथ्वी घूमती है उसी के तरफ आपकी सैटेलाइट भी घूमती है साथियों, जिस प्रकार से हमको नेटवर्क मिलता है। लेकिन अगर हम इस तरफ हैं और हमारा सैटेलाइट इस तरफ रह गया किसी कारणवश, तो क्या आपको नेटवर्क मिलेगा? तब आप कहते हैं भैया नेटवर्क वे नहीं आ रहा है, हमारे में सिग्नल वे नहीं पकड़ रहा है। तो ये सब क्या है? पृथ्वी की वक्रता के कारण साथियों। पृथ्वी जब वक्र है, इस वजह से ये सारी घटनाएं घटती हैं कि सिग्नल ना आना, है ना, टावर छोड़ देना, ये सब आम भाषा में लोग बोलते हैं। तो याद रखेंगे टेलीफोन संकेत सामान्यतः एक दूरी के आगे प्राप्त नहीं होते हैं जब सैटेलाइट दूसरी तरफ हो, हम दूसरी तरफ हो जाएं। इस तरह की घटनाएं घटती हैं हमारे सन के साथ भी, मून के साथ भी। अगर मून सुबह दिखता है, किसी को शाम को दिखता है, कहीं अगर आप इस साइड हैं तो मून अगर यहाँ पर है दोस्तों, जैसे अब सन यहाँ पर है तो आप बोलते हैं सूरज इधर उधर कर रहा है। सूरज इधर उधर नहीं करता है साथी, हमारी पृथ्वी जो है रोटेशन करती है। रोटेशन करने का दिन और रात होता है। जब सन यहाँ पर है तो हमने, जब पृथ्वी रोटेट करते करते यहाँ पर आ गई, हम यहाँ पे थे तो हमारे सामने धूप था, जैसे हम यहाँ पे आ गए हम बोल दिए सूर्यास्त हो गया,
है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। फिर हम सुबह सुबह फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो बोलेंगे भैया सन उग गए हैं। इस तरह की घटनाएं घटती। राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है दोस्तों। कौन सी तकनीकी है जो दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेत लाती है? श्रव्य संकेत मतलब समझे, जो हमको सुनाई देती है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बताएंगे आप? आवृत्ति माडुलन। साथियों क्या होगा? आवृत्ति माडुलन। याद रखेंगे, आवृत्ति माडुलन के कारण सारे संकेत ध्वनि हमको सुनाई देती है। नेक्स्ट, जैसे जितनी आवृत्ति होगी उतनी तेज तक जाएगी। जैसे कि जितना ये अप एंड क्रस्ट आउट टफ बनाएगा, जितना क्रस्ट आउट टफ बनाएगा साथी, वो उतनी ही दूर तक जाएगी। इतना याद रखिएगा, जब ज़्यादा डिस्टेंस में क्रस्ट आउट टफ बनेगा तो वह ट्रेवल ज़्यादा नहीं करेगी, बीच में ही उसकी सिग्नल खत्म हो जाता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 14वां हो गया। 15वें नंबर पे चलते हैं। धूपी जो चश्मे होते हैं उसकी पावर कितनी होती है? कौन बताएगा भैया? बेहतरीन प्रश्न है। धूपी चश्मे में पावर कितनी होती है? बताइए कितनी होती है भैया? कितनी होती है? कौन बताएगा? देख लेते हैं हम भी दोस्तों। जीरो डायोप्टर होता है। देखिए डायोप्टर जो है वो लेंस का यूनिट है। लेंस का मात्रक अगर पूछा जाता है क्या है तो बताएंगे दोस्तों डायोप्टर होता है। इसे डी से दिखाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश होता है दोस्तों। अभी तो हमने बताया आपको, विबग्योर आपने लिखा था। आप सबसे ऊपर सबसे नीचे वी लिखे थे आप, फिर उसके बाद आई लिखे थे, फिर उसके बाद आपने क्या लिखा था? वी व बी लिखा था, फिर वाई लिखा था, फिर ओ एक मिनट, वी लिखा था, आई लिखा था, बी लिखा था, फिर जी लिखा था, फिर वाई, फिर ओ, फिर आर। अब सबसे ज़्यादा हमने किसका बताया? रेड का सबसे कम, वायलेट का। यानी कि बैगनी के रेड का दोस्तों वेवलेंथ सबसे कम होता है, या सबसे दूर मतलब सबसे कम दूरी पर यह ट्रेवल करती है। ये याद रखेंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? दोस्तों उच्चतम ऊर्जा किस में होगी भाई? जो कम फैलेगा क्या? जो सबसे ज़्यादा फैलेगा दोस्तों उसमें ही तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगा। लेकिन इसमें क्या पूछा रहा है? उच्चतम ऊर्जा। उच्चतम ऊर्जा यानी कि सबसे अधिक ऊर्जा किस में होगा? जो सबसे कम सबसे ज़्यादा फैलेगा। सबसे ज़्यादा कौन फैलेगा? जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। फिर से लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। वी आई बी जी वाई ओ आर। अब रेड में ये ज़्यादा ट्रेवल कर रहा था, कम फैल रहा था। कम फैल रहा तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, सबसे कम होगी एनर्जी इसकी। और जो सबसे ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहा था, यानी कि बहुत ज़्यादा फैल रहा था, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। देखिए इसमें बैगनी दिया है क्या? कहीं बैगनी नहीं दिया, तो मतलब यह नहीं होगा। अब इसके बाद इंडिगो पे आ जाते हैं। जामुनी दिया क्या? जामुनी भी नहीं दिया भैया। इसके बाद आ जाते हैं ब्लू पे। ब्लू दिया है क्या? बिल्कुल ब्लू दिया है दोस्तों। ब्लू दिया है तो ब्लू राइट आंसर होगा। इसकी एनर्जी इस चारों में सबसे ज़्यादा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए जो एक्सप्लेनेशन होते हैं, अगर आप उसे ध्यान से सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो आपका कहीं भी कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है भैया? 25 सेंटीमीटर होती है। तो आप याद रखेंगे, कोई भी सीडी, कोई भी आप डीवीडी देखें, कुछ भी देखें, मोबाइल भी देखें दोस्तों, तो 25 सेंटीमीटर बनाकर रखें दूरी, अन्यथा आपकी आँख में खराबी होने की बहुत चांस होंगे। आप बूढ़े होने से पहले बूढ़े हो जाओगे। बूढ़े स्थिति की आने से पहले आप बूढ़े दिखने लगोगे, आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, बहुत सारी घटनाएं घटने लगेंगी, आपकी मांसपेशियाँ ढीले हो जाएंगी, आपके सेलरी मसल्स जो होते हैं, जो आपके दोस्तों रॉड और कोन मसल्स होते हैं, जो हमारे देखने में, हमारे रंग को पहचानने में उचित होते हैं। जैसे रॉड सेल होता है, एक कोन सेल होता है हमारे आँख में। जो रॉड सेल होता है दोस्तों, वह हमारे आँख में देखने के लिए होता है, सिर्फ देखने के लिए, चाहे वो कलर हो चाहे बिना कलर के हो चीज़ें। और लेकिन जो कोन सेल होते हैं साथी हो, वो हमारे आँख में कलर पहचानने के लिए होते हैं। इस वजह से याद रखिएगा, जो उल्लू होते हैं वो रात में ही चलते हैं, रात में ही उड़ते हैं। चमगादड़ भी रात में ही उड़ते हैं। चमगादड़ का कोई दूसरा कारण है, क्योंकि तरंग के कारण उड़ पाते हैं, जो आपका जो बहुत ज़्यादा वाली तरंग होती है, पराश्रव्य तरंगें होती हैं। लेकिन उल्लू का दोस्तों रात में उड़ने का सिर्फ एक कारण है, क्योंकि उसके आँख में कोन सेल नहीं होता है, केवल रॉड सेल होता है। किसी भी जानवर के आँख में दोस्तों ना ही रॉड सेल कोन सेल नहीं होता है, किसी भी जानवर के आँख में केवल रॉड सेल होता है। इस वजह से वो केवल कलर देख पाता है। अगर जिसके आँख में कोन सेल आ जाता है तो आप लोग बोलते हैं भैया यह सांड जो है मरकहा है। मरकहा का मतलब क्या समझ रहे हैं? मतलब उसके आँख में कलर दिखने लगा, अब वो पगला जाता है, अब वो मारने लगता है, यानी कि उसकी मृत्यु नज़दीक आ जाती है। जिस भी जानवर को, बंदर को छोड़ के, बंदर कलर पहचान सकता है, मात्र एक ही जीव ऐसा है जिसके आँख में रॉड सेल कोन सेल दोनों होता है, यानी कलर पहचानने की शक्ति होती है केवल बंदर में। क्योंकि उसी के हम लोग क्या है दोस्तों? पूर्वज, मतलब हम लोग के पूर्वज वो हैं, है ना, याद रखेंगे। होमोसेपियंस मानव को बोला जाता है ना, तो होमोसेपियंस बंदर का ही एक प्रजाति है दोस्तों, याद रखेंगे। जो कि हम लोग कहा जाता है कि इसी प्रजाति के हैं, और कोई जानता थोड़ा है लेकिन कहा जाता है। तो पूर्वज हैं हमारे, हम लोग देखे भी हैं, उससे हम लोग प्रूफ भी हुआ है हमारे सामने इतिहास में। तो आप याद रखेंगे, कोन सेल रॉड सेल के सिवा क्या क्या होती हैं? कोन सेल से कलर पहचाना जाता है, रॉड सेल से दोस्तों क्या होता है? कलर, कलर नहीं, केवल वस्तु देखने के लिए होता है, चाहे ब्लैक एंड वाइट हो और चाहे उस तरह हो।
जब जब किसी को कलर ब्लाइंडनेस होता है तो उसका कोन सेल में गड़बड़ी हो जाती है, इस वजह से कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आकाश नीला लगता है भाई क्यों? आकाश क्यों नीला दिखता है? क्योंकि नीले कलर फैल जाते हैं आकाश में, इस वजह से नीला दिखता है क्या? बताइए, क्यों आकाश नीला दिखता है भाई साहब? क्यों दिखता है? तो बताएंगे साथियों, क्योंकि जो लघु तरंगें होती हैं, लघु दीर्घ तरंगें होती हैं, वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन हो जाती हैं, उसको फैल जाती हैं, लघु दीर्घ तरंगें वायुमंडल में फैल जाती हैं। और एक कारण और है इसमें जो नहीं दिया है, आप याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि जो हमारे इन्वायरमेंट में दोस्तों जो धूल कण उड़ रहे हैं, उसके कारण प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण भी जो पानी का कलर है दोस्तों, हमको नीले नीले दिखाई दे देते हैं कभी कभी, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यह केवल और केवल प्रकीर्णन का कारण है। प्रकीर्णन वायुमंडल में जितने भी प्रकाश हैं, जितने भी धूल कण हैं, इनके प्रकीर्णन के कारण होता है। तो उसमें लघु दीर्घ तरंग हम लोग ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। भैया बेहतरीन प्रश्न है। अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखना, तारों का टिमटिमाना क्यों होता है भाई? बताएंगे दोस्तों, इसमें अपवर्तन का कारण है। अपवर्तन, जैसे आप कोई स्टिक जब पानी में डालते हैं तो स्टिक थोड़ा ऊपर दिखता है, यह अपवर्तन का कारण है। अपवर्तन, परावर्तन नहीं, अपवर्तन का कारण है दोस्तों, क्योंकि आपने सघन माध्यम से या फिर विरल माध्यम से, जब सघन माध्यम में जाते हैं या फिर सघन से विरल में आते हैं तो यह अपवर्तन के कारण होता है। अविलंब के दूर आना, अविलंब से दूर जाना, अविलंब के पास आना, यह अपवर्तन का कारण होता है। अपवर्तन के भी दो नियम हैं। दूसरा नियम जो होता है स्नेल नियम देता है, साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। साइन आई का मतलब इंसिडेंट वाला और साइन आर का मतलब रिफ्लेक्शन वाला जो एंगल है, वह दोनों अगर अपान में कर देते हैं तो एक तरह से कांस्टेंट मिलता है। यह होता है स्नेल नियम साथियों, है ना। उसी प्रकार से आप बताएंगे, जब सूर्य अस्त होता है या फिर सूर्य उगता है तो सूर्य उगने से पहले ही हमको दिखाई देने लगता है भाई। क्यों? क्योंकि रेड किलर दोस्तों, वह उसका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है ना। रेड किलर का प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होने के कारण, मतलब सॉरी प्रकीर्णन नहीं साथियों, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होने के कारण वह सबसे पहले हमको दिखाई दे देता है भाई। इस वजह से हम लोग बोलते हैं सूर्य जल्दी उग गया। और सूर्य का जल्दी छुपना या फिर छुपने के बाद भी थोड़ी देर तक ऊपर दिखाई देना, है ना, तो यह भी हमारा वेवलेंथ का ही कारण है। इसको भी याद रखेंगे साथ ही। लेकिन इसमें क्या पूछा गया? अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना। अस्त होते समय बस वही कारण है, क्योंकि जो प्रकाश है साथियों, क्या हो रही है, उसका प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें क्या हो रहा है दोस्तों, अस्त होते समय जो है सूर्य लाल दिख रहा है। बस यही याद रखेंगे आप, और प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उचित रीति से कटे हीरे की साधारण चमक की आधारभूति कारण है कि, पता अभी तो बताया गया भाई, अभी तो यही चीज़ बताई गई है आपको, सेम यही चीज़ बताया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? उच्च अपवर्तन सूचकांक के कारण। उच्च अपवर्तन सूचकांक के कारण दोस्तों, जो आपकी साधारण चमक होती है हीरे में या फिर कटे हुए शीशे में, वो किस कारण होता है? उच्चतम अपवर्तन के कारण साथियों, क्योंकि उसमें अपवर्तन बहुत ज़्यादा होता है। अपवर्तन हमने बताया, अपवर्तन में रिफ्रैक्शन होता है, और परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन प्रकाश की किरणों से किया जाता है। और जो आपका रिफ्रैक्शन होता है यानी कि अपवर्तन होता है, वो माध्यमों के बीच होता है, दो माध्यमों के बीच होता है, सघन हो विरल हो, इसके माध्यम के बीच होता है। जैसे कि आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारे लेयर हैं, बहुत सारे लेयर हैं, आपको पता है 5 लेयर हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। यानी कि अगर हिंदी में बोलें, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल भैया, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। ये पांचों लेयर से सन की रोशनी या फिर प्रकाश की किरणें जब टकराती हैं, तो पता है आपको, सबसे जो सघन माध्यम है वो नीचे का मंडल है। बताइए आप, जब आप यहाँ पे छोटे से माध्यम में देख रहे हो कि प्रकाश किरणें जब हवा से ग्लास में आती हैं तो माध्यम की तरफ, मतलब कि अभिलंब की तरफ मुड़ जाती हैं। तो इतने माध्यम है, 5 माध्यम, तो प्रकाश किरणें कैसे मुड़ेंगी? बहुत बार मुड़ेंगी ना। इस वजह से सारी चीज़ें जो आसमान में हैं चमकते दिखाई देते हैं हमको। ग्रह हो गए, नक्षत्र हो गए, स्टार्स हो गए, चमकते दिखाई देते हैं। बस यही कारण होता है दोस्तों। इसको आप याद रखेंगे, इसका राइट आंसर बी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? भैया रंगों को कैसे अलग कर सकते हैं? क्या फ़िल्टर करके अलग कर सकते हैं? क्या करके अलग कर सकते हैं? आप बताओ खुद। चलो बताओ, क्या करके हम रंगों को अलग कर सकते हैं? रंगों को अलग करने का क्या कारण है दोस्तों? कैसे अलग किया जा सकता है रंगों को? फटाफट बताइए आप लोग। किससे अलग किया जा सकता है दोस्तों? प्रिज्म से अलग किया जा सकता है। यहाँ पे क्रिसमस लिख दिया गया है, देखिए मिसप्रिंट हो जाते हैं थोड़ा सा टाइपिंग में। यहाँ पे आप प्रिज्म बना लीजिएगा साथी, प्रिज्म, प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म कर लेंगे। एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। भाई जाहिर सी बात है कि जब प्रकाश की किरणें जब किसी भी प्रिज्म पे गिरती हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। विभक्त होना ही अलग करना है, बस हो गया। उसको हम एनर्जी में बांट देते हैं, तरंग दैर्ध्य में बांट देते हैं, ऊर्जा में बांट देते हैं, एनर्जी जो हम कहते हैं, यह सारी चीज़ें बट जाती हैं। जो ज़्यादा फैलता है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, जो कम फैलता है उसमें तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करता है, जिसको ट्रैफिक लाइट कहते हैं, ट्रैफिक सिग्नल कहते हैं, रेड किलर को। चलिए नेक्स्ट। आँख के निकट दृष्टि दोष को
निम्न के प्रयोग से दूर किया जा सकता है? भाई ये तो ईज़ी प्रश्न है, बता दीजिए। निकट में 3 आ रहा है मतलब कि अवतल होगा, अवतल लेंस राइट आंसर होगा साथियों। चलिए उत्तल किसके लिए? दूरदृष्टि के दोष के लिए होता है। एक जरा दृष्टि दोष होता है जो कि बूढ़ावस्था में होता है साथियों, उसमें दोनों लेंस का यूज़ किया जाता है ना? नेक्स्ट, दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनते हैं, बताइए रेटिना पर जो चित्र कैसे बनते हैं? रेटिना पर आपको पता है दोस्तों, जो हमारे कार्निया होती हैं, कार्निया से ही प्रकाश की लाइट हमारे आंख में इंटर करती हैं। जो हमारे प्यूपिल होते हैं, प्यूपिल केवल एडजस्टमेंट करने के लिए होते हैं साथियों। प्यूपिल याद रखें, प्यूपिल प्यूपिल जो हमारे बीच में होते हैं छिद्र ना आंख के, वही प्यूपिल होता है। वो हमारे आंख में आती हुई लाइट को एडजस्टमेंट करता है। अगर हम प्रकाश में जाते हैं तो सिकुड़ जाती है, कम लाइट को इंटर देती है। जैसे हम अंधेरे में जाते हैं वो फैल जाती है कि ज़्यादा लाइट आए आंख में और ज़्यादा तरीके अच्छे तरीके से हमें वस्तु दिखाई दे जब अंधेरे में आते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों आपका कार्निया है, कार्निया क्या काम करती है? प्रकाश को आँख में आने देती है और रेटिना पर प्रकाश की लाइट आती है जब, तो प्रकाश का मतलब जो भी चीज़ आप देखते हैं रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है। किस प्रकार से बनता है? उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है दोस्तों, याद रखेंगे। फिर यह हमारे प्रकाशिक केंद्र पे जाता है। प्रकाशिक केंद्र दोस्तों यानी कि हमारा जो मस्तिष्क का केंद्र होता है वहाँ पर जाता है, वो उसे सीधा करके हमारे आँख को देता है मात्र कुछ मिलीसेकंड में। दोस्तों याद रखेंगे, और वह प्रतिबिंब हमारे आँख पर 1/10 सेकंड तक बना रहता है। बताइए तो आँख पर कोई भी प्रतिबिंब कितने सेकंड तक बना रहता है? कौन बच्चा बता देगा? ध्वनि की बात करेंगे तो 1/10 सेकंड तक वह ध्वनि हमारे कानों में बनी रहेगी। इसके बाद दूसरी ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन अब प्रतिबिंब की बात हुई, प्रतिबिंब बताएँगे कि हमारे कान में सॉरी हमारे आँख में कितनी देर तक बनी रहती है। कोई एक प्रतिबिंब देख लेंगे तुरंत हमारी आँख में कितने सेकंड के बाद तुरंत उसकी छाया बन जाती है। आप ज़रूर बताएँगे साथी। इसका आप कहीं से खोज कर गूगल करके ज़रूर बताइए हमें, कमेंट करिए। दृष्टिपटल रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनाती है उसका राइट आंसर बताइए तो? वस्तु से छोटा, गलत। वस्तु से छोटा वस्तु के बराबर होता है और सीधा गलत। वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ए हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त? भाई जाहिर सी बात है, अगर आप कहीं चल रहे होते हो, बताओ एक आंख आप बंद करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाई देगा, मतलब गड्ढे गुड्ढे आपको लगेगा कि हाँ कहीं ऊंच खाल है, इसका शायद ही बहुत कम अंदाजा लग पाएगा। लेकिन आपके पास दोनों आंख होती है तो आप आराम से गड्ढे गुड्ढे देखकर आराम से चल सकते हो। जैसे ही आप कभी इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कभी प्रैक्टिकल करिएगा, सीढ़ी से उतरते वक्त अपना एक आंख बंद करिएगा, आपको लगेगा कि शायद इस बगल कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है इस बगल गड्ढा हो तो आप गिर जाएंगे भाई साहब, है ना? तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, जो दोनों आँख होती हैं ये किस क्या करने के लिए होती हैं? दूरी व गहराई को बताने के लिए होती हैं, एहसास कराने के लिए होती हैं। राइट आंसर डी होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर डी होगा ना? बताइए क्या होगा? राइट आंसर डी होगा या फिर नहीं? क्या मुख्य कारण है भाई? आँख की दोनों आँख होना क्या कारण है मुख्य? भाई डी सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, होमवर्क आ गया। 25 प्रश्न दोस्तों खत्म हो चुके हैं, आपको पता भी नहीं चला। ऐसे ही आप डेली आया करिए साथियों, और बेहतरीन प्रश्न कराए जाते हैं। दोस्तों आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी दिया जाता है रोज़ दोपहर में, आप उसे देखिए, सुबह का करंट अफेयर फॉलो करिए, और बेहतरीन तरीके से आपको पूरा का पूरा हिंदी पढ़ा दिया गया है दोस्तों। पूरी क्लास हिंदी का ए टू जेड सारे टॉपिक खत्म कर दिए गए हैं, शायद चाहे जिस भी एग्जाम्स के लिए आप पढ़िए बेहतरीन तरीके से दोस्तों। बीच बीच में हम टेस्ट लेते रहते हैं हिंदी का भी, और मैथ के भी क्लासेस बहुत सारे यूपीटेट सीटेट के खत्म कर दिए गए हैं, आप देख लीजिए। और जैसे ही हमारा थोड़ा सा छुट्टी होता है, हम तुरंत आपको मैथ की क्लासेस और शेष जो बचे हुए हैं स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताएंगे जरूर वीडियो खत्म होते ही, और आपको कैसा वीडियो सेशन लगा आप ये भी जरूर बताएंगे दोस्तों। धन्यवाद साथियों।